हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। तो हम लोग अपने लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम ब्लॉक ओवर ब्लॉक की मोर प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्विंग। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स गिवन है आप एक एक करके नोट कर सकते हैं या हम लोग वन बाय वन सॉल्व करते जाएंगे। तो आई होप आपने पिछले लेक्चर में जो हम लोगों ने प्रॉब्लम्स किए थे उसको आपने अच्छे से समझ लिया होगा, और अगर नहीं समझे हो तो उसको फिर से एक बार रिवाइज कर लो। ठीक है, नोट्स तो आपने बनाए ही होंगे। ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप नोट्स प्रॉपरली बनाएं हर लेक्चर का। ठीक है, जो भी लेक्चर आप कवर कर रहे हैं उसके नोट्स बनाते चलिए ताकि आपको रिवीजन में इट विल बी इजियर। ठीक है, बाद में जब आपको पूरा सिलेबस होने के बाद आपको फिर से जब पढ़ना होगा इट विल बी इजियर टू रिवाइज योर नोट्स। तो हम लोग अपना फर्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। तो इसमें क्या है, वी हैव अ मास ऑफ 5 kg केप्ट ओवर अ मास ऑफ 10 kg एंड यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, फोर्स अप्लाइड है और यहाँ पे अगेन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। तो हम लोगों से यही पूछा है कि विल द ब्लॉक मूव टुगेदर और नॉट। अगर साथ में चल रहे हैं देन फाइंड आउट द कॉमन एक्सेलरेशन, जो कि हमेशा पूछता है, और अगर साथ में नहीं चल रहे हैं देन फाइंड आउट द सेपरेट एक्सेलरेशंस ऑफ द ब्लॉक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले मान लो कि ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर, तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। सो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कितना है 70। अभी इस पूरे को एक देखो, वी हैव अ ब्लॉक ऑफ मास 15 kg जिसपे 70 न्यूटन आगे लग रहा है। यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा इट विल बिकम इंटरनल फोर्स, लेकिन यहाँ जो फ्रिक्शन लगेगा इट इज नॉट एन इंटरनल फोर्स। अब ये बताओ कि आप म्यूएस यूज करोगे या म्यू के यूज करोगे। आपके पास म्यूएस भी है म्यू के भी है, तो भाई यहाँ पे ब्लॉक तो चलने ही वाला है ना। अगर ब्लॉक चलने ही वाला है तो फ्रिक्शन कौन सा लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा काइनेटिक। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, एफ के, इसको 2 ले लो, एफ के 2 इज नथिंग बट 0.1 इनटू नॉर्मल कितना लगेगा यहाँ से, यू हैव अ ब्लॉक ऑफ 15 kg, नीचे लगेगा 150 न्यूटन, तो नॉर्मल में क्या लगेगा 150 न्यूटन। समझ में आ रही है ना बात, इससे नीचे लगेगा 150 न्यूटन और ये रेस्ट में है तो ऊपर लगेगा 150 न्यूटन। इट मींस नॉर्मल फोर्स इज 150 न्यूटन। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया, इस डायरेक्शन जो फोर्स आया वो कितना आया, इट इज 15 न्यूटन। तो यू हैव अ ब्लॉक ऑफ मास 15 kg, 70 न्यूटन फोर्स इस साइड लग रहा है, 15 न्यूटन फोर्स इस साइड लग रहा है, तो 70 माइनस 15 डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम इट इज 15 इज इक्वल टू 70 माइनस 15 कितना हो जाएगा, ओके इसको 75 ले लो टू मेक द कैलकुलेशन इजियर। 75 माइनस 15 कितना हो गया 60, तो 60 by 15 will be 4 meter per second square. It means the block will move together with acceleration 4 meter per second square if they are moving together. But हमें ये वेरीफाई तो करना पड़ेगा ना कि वो साथ में चल रहे हैं या नहीं। अगर नहीं चल रहे हैं मतलब हम गलत हैं। तो अब यहाँ पे acceleration of system is 4 meter per second square. It means this will move with 4 meter per second square. This will move with 4 meter per second square. Now we'll have to find out the value of friction required. Value of friction required. This block can have maximum acceleration infinite. If you keep force equals to 75, 100, 200, आप बढ़ाते जाओगे तो इसका जो acceleration है वो infinite हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसके पास क्या है, इसके पास एक limited force है। तो हमें ये देखना है कि भाई 75 इसके पास था, इसने बोला कि अगर 75 हम फोर्स लगा रहे हैं और फ्रिक्शन इधर लग रहा है 15, तो इस सिस्टम का एक्सेलरेशन होना चाहिए 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट इसके पास लिमिटेड है फ्रिक्शन। तो देखते हैं कि इसको जो रिक्वायरमेंट है टू मूव विद 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो रिक्वायरमेंट फ्रिक्शन के द्वारा फुलफिल हो पा रही है या नहीं, फ्रिक्शन उसको फुलफिल कर पा रहा है या नहीं। तो फोर्स रिक्वायर्ड ऑन ब्लॉक 5 kg कितना होगा, फोर्स इक्वल्स टू ma। हमारे पास एक्सेलरेशन कितना है 4, मास कितना है 5, कितना फोर्स रिक्वायर्ड है 20 न्यूटन। फॉर ब्लॉक 5 kg टू मूव विद 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देयर शुड बी अ फोर्स इक्वल्स टू 20 न्यूटन इन दिस डायरेक्शन, तभी वो आगे चल पाएगा। अब एफपीटी तो आपके दिमाग में आ गया होगा ना आपकी, कैसा बनेगा, ये है 5 kg, ये है 10 kg, इसके नीचे ही बनाते हैं तो थोड़ा सा समझने में अच्छा रहेगा। तो इस पे लग रहा है 75 न्यूटन, तो इसकी टेंडेंसी इस सरफेस के रिस्पेक्ट में क्या होगी, आगे जाने की। इस पे फ्रिक्शन लगेगा यहाँ F2, और इसके रिस्पेक्ट में इसकी टेंडेंसी आगे जाने की, इस पे फ्रिक्शन लगेगा इस साइड F1, तो इस पे फ्रिक्शन लगेगा इस साइड F1, इस पे फ्रिक्शन लगेगा इस साइड, इस पे फ्रिक्शन लगेगा इस साइड, और लोअर जो बॉटम सरफेस है उसकी वजह से भी इस साइड। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि F1 की मैक्सिमम वैल्यू क्या है। F1 की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, म्यू इज 0.3, एम कितना होगा इन दोनों सरफेस के बीच में,
नीचे लग रहा है mg which is 50, ऊपर लग रहा है नॉर्मल which is normal due to these two surfaces, वो कितना आएगा mg equals to normal, कितना आया 50 न्यूटन। तो हमारे पास F1 मैक्स की वैल्यू आई 15 न्यूटन। ओहो, ये तो गड़बड़ हो गई, हमारे पास जो अवेलेबल फ्रिक्शन है वो है जस्ट 15 न्यूटन और यहाँ पे रिक्वायरमेंट कितनी है 20 न्यूटन। तो इसका मतलब कि ये जो साथ में चलने के लिए जो एक्सेलरेशन जो फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है वो ये सरफेसेस फुलफिल नहीं कर पा रही हैं। तो क्या होगा, ये केस होगा ये वाला। मैंने आपको नीचे वाले ब्लॉक पे हमेशा फोर्स लगा के दिखाया था, अभी हम ऊपर वाले ब्लॉक पे लगा के देख लेते हैं। तो हमने क्या किया था, जब हम उस टाइम देख रहे थे तो हमने इसको पुल किया था, पहले कम फोर्स से और फिर ज्यादा फोर्स से, है ना, पहले कम फोर्स से और फिर ज्यादा फोर्स से। तो बहुत ज्यादा फोर्स जब लगाओगे तो ये भी स्लिप हो जा रहा है। अब मैंने ऊपर वाले पे लगाया, अब हम लगा रहे हैं ऊपर वाले पे फोर्स। तो हमने पहले कम फोर्स लगाया तो क्या कर रहे हैं, ये साथ में चल रहे हैं। ऊपर वाले पे जब मैंने फोर्स लगाया, देखो नीचे वाला भी चल रहा है, नीचे वाले पे मैं कोई फोर्स नहीं लगा रही बट स्टिल इट इज मूविंग। और अगर मैंने ज्यादा फोर्स लगा दिया तो ये क्या होगा, ये चला जाएगा और ये रह जाएगा। ठीक है, अब ये केस देखते हैं जब फ्रिक्शन थोड़ा सा और कम हो गया। अब हम ऊपर वाले पे फोर्स लगा रहे हैं, देखो शायद चल ही ना पाए नीचे वाला, देखो नीचे वाला चल ही नहीं पा रहा है बिकॉज नीचे वाले को हम प्रॉपर फ्रिक्शन नहीं दे पा रहे हैं। ऊपर वाले को हमने फोर्स लगाया लेकिन नीचे वाला चल ही नहीं पा रहा है। ठीक है, इस केस में क्या हुआ, हमने फोर्स लगाया ऊपर वाले पे बट नीचे वाला भी चल रहा है। और अगर बहुत ज्यादा फोर्स लगा दिया तो नहीं चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसने 75 इस पे तो लगा लेकिन इसको सफिशिएंट जो फ्रिक्शन है वो नहीं मिल पाया, सफिशिएंट फ्रिक्शन नहीं मिल पाया। तो क्या हो गया, ऊपर वाला ब्लॉक जो है वो आगे नहीं जा पाएगा। यहाँ पे अगर लंबी सरफेस होती तो हम बता पाते। ठीक है, तो ये उसके साथ साथ नहीं जा पाएगा। तो इसका मतलब ब्लॉक्स विल नॉट मूव टुगेदर। F required for 5 kg is less than, it is greater than F1 max। जो मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू है जो कि यहाँ पॉसिबल है उससे ज्यादा आ रहा है रिक्वायर्ड फोर्स। इसका मतलब ब्लॉक विल नॉट मूव टुगेदर, ब्लॉक्स विल नॉट मूव टुगेदर। अब अगर साथ में नहीं चलेंगे देन व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स। तो इट मींस these blocks are not moving together। इसका मतलब क्या हो कि उनके बीच में स्लाइडिंग है, ये अलग एक्सेलरेशन से चल रहा है, ये अलग एक्सेलरेशन से चल रहा है। इसका मतलब उनके बीच में क्या है, उनके बीच में है स्लाइडिंग। अगर उनके बीच में स्लाइडिंग है तो मैक्सिमम फोर्स जो फ्रिक्शन होगा वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होगा, नो डाउट। अगर उनके बीच में स्लाइडिंग है तो फोर्स अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होगा विच इज 15 न्यूटन। 15 न्यूटन, तो F1 अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होगा। पिछले हमने केसेस देखे हैं ना जहां पे फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू से कम फोर्स में काम चल जाता है, इनके बीच में कम मैक्सिमम वैल्यू से कम फोर्स लग रहा होता है एंड दोनों साथ में चल रहे होते हैं। बट यहाँ पे बिकॉज देयर इज स्लाइडिंग बिटवीन द टू ब्लॉक्स, फ्रिक्शन विल बी एट इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो अब नया हम लोग यहाँ पे डिराइव करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा, दोनों ब्लॉक्स पे अलग अलग फोर्स लग रहे हैं, अलग अलग एक्सेलरेशन आएंगे, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो इस ब्लॉक पे नेट फोर्स कितना है, इस ब्लॉक पे नेट फोर्स है 15 न्यूटन। इट मींस एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg विल बी, टोटल फोर्स कितना है 15, मास कितना है 5, इट विल बी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरा एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg विल बी 75 और F2 कितना आया था हमारे पास, F2 इज इक्वल टू 15 न्यूटन। 75 माइनस 15 माइनस 15, 75 माइनस 30 डिवाइडेड बाई मास इज 10, तो ये आ गया हमारे पास 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब दिस ब्लॉक विल मूव विथ 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड दिस ब्लॉक विल मूव विथ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये फास्ट जाएगा, ये स्लो जाएगा और ये ऊपर वाला ब्लॉक पीछे छूट जाएगा। अब इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट लिखो। नेक्स्ट पार्ट लिखेंगे कि if length of the block of mass 10 kg, if length of the block of mass 10 kg is 12 meter, if length of the mass the length of the block of mass 10 kg is 12 meter, then find out the time after which
the block of mass 5 kg will fall off the lower block. Then find out the time after which the 5 kg block will fall off the 10 kg block. ठीक है, तो यहां पे क्या है, ये चल रहा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, इसको यहां पे लेना है, ठीक है। ठीक, अब क्या है, ये जा रहा है 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से और ये जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो क्या करो, इस ब्लॉक पे आप जो लोअर ब्लॉक है उस पे आ जाओ, है ना, हम रिलेटिव से सॉल्व करेंगे। तो इस ब्लॉक पे अगर आप जैसे ही आए तो आपको क्या लगेगा कि लोअर ब्लॉक विच इज ऑफ मास 10 kg इज एट रेस्ट, दिस ब्लॉक इज एट रेस्ट। तो आप क्या करोगे, अपना जो एक्सेलरेशन है वो पलट के क्या करोगे, इसको दोगे। ये बेसिकली क्या हो रहा है, नीचे वाला ब्लॉक फास्ट जा रहा है, ऊपर वाला ब्लॉक स्लो जा रहा है, तो ये फास्ट निकल जाएगा और ये पीछे ही छूट जाएगा, नीचे वाला फास्ट निकल जाएगा और ये पीछे ही छूट जाएगा। तो आफ्टर सम टाइम ये क्या होगा, धीरे धीरे चल रहा है लेकिन ये आगे निकल जाएगा और ये यहीं पे कहीं पे गिर जाएगा। ठीक, तो अब अगर आप इस पे खड़े हो गए विथ रिस्पेक्ट टू 10 kg ब्लॉक, हम 10 kg ब्लॉक पे खड़े हो गए, तो हम क्या है, अब हमें लगेगा हम रेस्ट में, 10 kg वाला ब्लॉक रेस्ट में, हम रेस्ट में, 10 kg वाला ब्लॉक रेस्ट में। एंड नाउ वी आर ऑब्जर्विंग एवरीथिंग फ्रॉम ब्लॉक 10 kg, इसको B बोल दो, इसको A बोल दो। तो acceleration of block A with respect to B, I am standing on block B, I will observe from B, so B is my frame and I will observe A from B frame. So with respect to B मतलब with respect to 10 kg with respect to B. तो acceleration of A, acceleration of this block with respect to B is acceleration of A minus acceleration of B. Acceleration of A minus acceleration of B. तो क्या आएगा, हमने इधर लिया पॉजिटिव, इधर लिया नेगेटिव। Acceleration of A is 3 minus acceleration of B is 4.5. तो कितना आ गया ये, this is equals to minus 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब मुझे क्या लग रहा है कि हम वहां पे खड़े होकर देख रहे हैं, जहां पे भी खड़े होकर देख रहे हो, आपको क्या लग रहा है कि ब्लॉक A जो है वो यहाँ रखा हुआ है और उसका एक्सेलरेशन है 1.5 इन दिस डायरेक्शन। यही हुआ इसका मतलब। When you are observing from frame B, आपको लग रहा है कि ब्लॉक A का एक्सेलरेशन है 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन दिस डायरेक्शन। मतलब विथ रिस्पेक्ट टू दिस ब्लॉक, ये ब्लॉक इधर जा रहा है 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो टाइम कितना लगेगा, उसको कितना डिस्टेंस कवर करना है, दिस ब्लॉक हैज टू ट्रेवल 12 मीटर इन दिस डायरेक्शन। इन दिस डायरेक्शन मतलब माइनस, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A टू फॉल ऑफ द ब्लॉक कितना हो जाएगा, -12 मीटर। अब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी तो डेफिनेटली 0 है, तो ut प्लस हाफ t स्क्वायर लगा दो, ut 0 तो हाफ a है -1.5 इंटू टी स्क्वायर। कितना आ गया ये, इसको लिख लो 3/2, तो ये आ जाएगा 4 प्लस ये माइनस माइनस कैंसिल, टी स्क्वायर आया 16, इसका मतलब t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स, है ना। तो हमारे पास t इज इक्वल टू 4 सेकेंड बाद दिस ब्लॉक विल फॉल ऑफ द लोअर ब्लॉक, है ना। बेसिकली क्या हो रहा है, नीचे वाला फास्ट जा रहा है, ऊपर वाला स्लो जा रहा है, इसलिए वो ब्लॉक गिर जाएगा, ये फास्ट निकल जाएगा आगे, उसके नीचे से पार हो जाएगा और ऊपर वाला उतना फास्ट नहीं चल पाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे खड़े होकर देखोगे तो आपको क्या लगेगा कि हम तो रेस्ट में हैं, ब्लॉक बी तो रेस्ट में है, ब्लॉक ए तो रेस्ट में है, सॉरी ब्लॉक बी रेस्ट में है। हमने निकाला है डिस्प्लेसमेंट ऑफ, नीचे वाला ब्लॉक बी है, मैंने उसको ए लेकर के लिख दिया, ठीक है। तो हमें क्या लगेगा, ब्लॉक बी इज एट रेस्ट और ए आ रहा है इधर 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, और उसको कितना, अगर उसको गिरना है तो कितना चलना पड़ेगा, यहां से उसको यहां पे आना पड़ेगा, इट मींस 12 मीटर उसको चलना पड़ेगा। तो 12 मीटर चलने में उसको कितना टाइम लगेगा, 12 मीटर इज इट्स डिस्प्लेसमेंट, हाफ ए इज 3/2 इंटू टी स्क्वायर, ये यहां से 4 टाइम्स गया और ये हमारे पास t इज इक्वल टू आ गया 4 सेकेंड। तो 4 सेकेंड बाद जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक इससे नीचे गिर जाएगा। अब इसमें फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम में, अगेन जो हमने एकदम शुरू में फाइंड आउट किया था, फाइंड द मैक्सिमम फोर्स फॉर विच, find the maximum force for which the blocks will move together. Find the maximum force for which the blocks will move together.
फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे। तो अगेन हम क्या ले लेंगे कि भाई साथ में चल रहे हैं, या फिर हम देख लेंगे कि अगर साथ में चलना है देन व्हाट इज द पॉसिबल मैक्सिमम एक्सेलरेशन, किस मैक्सिमम एक्सेलरेशन से वो साथ चल सकते हैं। तो अगेन यहाँ पे क्या है, दिस ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m, इस पे फोर्स लग रहा है F, और नीचे वाला ब्लॉक है ये कैपिटल M। यहां से तो स्मूथ है, देयर वोंट बी एनी फ्रिक्शन। अब इसके रिस्पेक्ट में अगर इस पे फोर्स लग रहा है तो इसकी टेंडेंसी क्या है, इसकी टेंडेंसी है आगे जाने की, तो इससे फ्रिक्शन कैसा लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा इन दिस डायरेक्शन। तो इस पे फ्रिक्शन कैसा लगेगा, इन दिस डायरेक्शन। क्लियर है। अब यहाँ पे ऑन दिस ब्लॉक वी कैन हैव इनफाइनाइट एक्सेलरेशन, क्योंकि हम फोर्स की वैल्यू कितनी भी बढ़ा सकते हैं, बट हमें ये देखना है कि अप टू व्हाट वैल्यू वी कैन इंक्रीज सच दैट द ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर। अलग अलग नहीं होने चाहिए। इट मींस इसका मैक्सिमम, इसका एक्सेलरेशन तो कुछ भी हो सकता है, बट अगर इसको इसके साथ चलना है, इस बेचारे के साथ अगर चलना है तो उस बेचारे के एक्सेलरेशन के साथ से चलना होगा, नहीं तो वो पीछे छूट जाएगा। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका, इस बेचारे का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस पे सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है विच इज फ्रिक्शन। तो ये फ्रिक्शन ही डिसाइड करेगा कि हाउ मच एक्सेलरेशन दिस ब्लॉक कैन हैव। तो अब यहाँ पे देखो कि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, ये इस सरफेस से लग रहा है तो यहाँ पे नॉर्मल देखेंगे। यहाँ पे नॉर्मल कितना आता है, ये रहा mg और ये रहा नॉर्मल, कितना आएगा n इज इक्वल टू mg। इस सरफेस पे नॉर्मल कितना आएगा mg, इस सरफेस पे नॉर्मल कितना आएगा स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू g। तो यहाँ पे नॉर्मल इज n, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी म्यू n, म्यू mg। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन अवेलेबल। सो मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल M कितना हो सकता है, इस पे मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स इज म्यू mg। सो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है इसका, म्यू mg मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स डिवाइडेड बाय इट्स मास, मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स डिवाइडेड बाय इट्स मास। दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M। वो सिर्फ इतने से ही चल सकता है। नाउ अब हमें पता चल गया कि लोअर ब्लॉक कैन मूव मैक्सिमम विद दिस एक्सेलरेशन। इट मींस this block this force should be such that the system moves with this acceleration, क्योंकि इससे ज्यादा एक्सेलरेशन से तो वो चल नहीं सकता। तो अगर मैक्सिमम इस एक्सेलरेशन से ये सिस्टम चल रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, हम ये बोलेंगे कि भाई we have a system of mass m plus small m जिसपे फोर्स लग रहा है F इस साइड, इधर कोई फोर्स नहीं है, and this can have a max is equal to mu mg डिवाइडेड बाय कैपिटल M। ठीक, तो इसका, इस पे फोर्स लग रहा है F और इसका एक्सेलरेशन हो सकता है इतना, तो फोर्स कितना होगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स कितना जाएगा F max, व्हेन दिस इज मैक्स दिस विल बी मैक्स। तो ये हो गया M प्लस M, मास ऑफ द सिस्टम क्या है कैपिटल M प्लस स्मॉल m, एंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम क्या है म्यू mg डिवाइडेड बाय कैपिटल M। So this is the maximum acceleration in this case। जब आप अपर ब्लॉक पे लगा रहे हो फोर्स, जब आप अपर ब्लॉक पे लगा रहे हो फोर्स, then maximum possible force which can have the movement together for blocks कितना आएगा, कैपिटल M plus small m into mu mg, mu small mg divided by capital M। इतना maximum force हम लगा सकते हैं। If you increase the force beyond this value of force तो क्या होगा, in that case ये बढ़ जाएगा आगे और ये रह जाएगा पीछे। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो इसको नोट कर लेंगे, उसके बाद हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इसमें क्या हो रहा है, ऊपर वाले ब्लॉक पे भी फोर्स लग रहा है, नीचे वाले ब्लॉक पे भी फोर्स लग रहा है, एंड अगेन वी हैव टू फाइंड आउट इफ द ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर। अगर साथ चल रहे हैं बहुत अच्छी बात है, साथ नहीं चल रहे हैं तो फिर दोनों का अलग अलग एक्सेलरेशन हम फाइंड आउट करेंगे। ऐसी प्रॉब्लम हम ऑलरेडी एक कर चुके हैं और आपको समझ में आ चुकी होगी वो प्रॉब्लम। ठीक है, तो जब अलग अलग चल रहे होते हैं तो क्या ध्यान रखना है हमें कि फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होगा, उसकी जो लिमिटिंग वैल्यू होती है, बिकॉज वहां पे हर जगह स्लाइडिंग है, फ्लोर और लोअर ब्लॉक के बीच में भी स्लाइडिंग है तो वहां पे भी मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा, और दिस ब्लॉक एंड दिस ब्लॉक इनके बीच भी स्लाइडिंग है तो वहां पे भी मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा। अब इसमें देखो ये है 10 kg और ये है 20 kg, इस पे लग रहा है 80 न्यूटन इधर, इस पे लग रहा है 20 न्यूटन इधर, नीचे स्मूथ है। तो बेसिकली इन दोनों की टेंडेंसी क्या है,
इसकी रिस्पेक्ट में ये इधर भागना चाह रहा है, इसके रिस्पेक्ट में ये इधर भागना चाह रहा है, तो ये क्या करेगा, सरफेसेस जो होती हैं वो उसको अवॉइड करेगी जो रिलेटिव मोशन है। तो ये इधर भागना चाह रहा है तो इस पर फ्रिक्शन इधर लगेगा, इस पे फ्रिक्शन आ गया इस साइड और इस पे फ्रिक्शन आ गया इस साइड। अब पहले तो ये देख लेते हैं कि क्या वो लोग साथ में मूव कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हमने मान लिया साथ में मूव कर रहे हैं, देन एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम निकालेंगे। व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, ये तो इंटरनल बन जाएगा ना, दिस इज इंटरनल फोर्स। इस यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो 80 माइनस 20, 80 माइनस 20, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम क्या आ गया, 80 माइनस 20 डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है 30। तो कितना आ गया हमारे पास, कितना आ गया ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम देख लेते हैं कि क्या फ्रिक्शन यहाँ पे उतना सफिशिएंट है। तो अब हमारे पास क्या होता था, पिछले जो केसेस थे उसमें किसी एक पे फोर्स लग रहा होता था, तो किसी एक पे अगर फोर्स लग रहा है तो हम लोग क्या करते थे, डायरेक्टली ए इंटू उस ब्लॉक का मास किया और देखा कि वो फ्रिक्शन की रेंज में है या नहीं। अब यहाँ पे थोड़ा सा इक्वेशन डिफरेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो हमने मान लिया कि दोनों पूरा सिस्टम 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इधर जा रहा है, इट मींस दिस इज आल्सो गोइंग विद 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन दिस डायरेक्शन, दिस इज आल्सो गोइंग इन दिस डायरेक्शन विद 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इधर 80 है इधर 20 है तो ऑब्वियसली इधर ही जाएगा। तो इसका इक्वेशन क्या लिखोगे, F माइनस 20 इज इक्वल टू मास 10 इंटू एक्सेलरेशन 2, कितना आया, F इज इक्वल टू आया 40 न्यूटन। इससे जब हम लिख रहे हैं तो F आ रहा है 40 न्यूटन। इसमें देखते हैं इसका क्या लिखेंगे, 80 माइनस F, 80 माइनस F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। F कितना आ गया, अगेन 40 न्यूटन। तो इस कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए, F वहां पे लगना चाहिए 40 न्यूटन। अब हम देखते हैं F कितना लग रहा है, F की मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो यहाँ नीचे लगेगा 100, ऊपर लगेगा नॉर्मल विच इज इक्वल टू 100। तो F की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, F max is equal to mu, mu is 0.5 and n is 100। तो कितना आ गया 50 न्यूटन। अरे बड़ी अच्छी बात है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन आ रहा है हमारे पास, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन आ रहा है 50 न्यूटन and required value of friction is 40 Newton. So definitely both the blocks are going to move together with acceleration 2 meter per second square. Next is 2 kg पे 18 Newton and 4 kg पे 30 Newton. Again question is same. पहले हमने मान लिया A सिस्टम कितना आएगा, यहाँ पे है 0.2, तो F max 2 कितना आएगा, इस पे लगेगा नीचे फोर्स 20, इसका 20 वेट, इसका 40 वेट, नेट वेट इज 60। तो नॉर्मल कितना आ जाएगा 60, इस सरफेस से नॉर्मल कितना आएगा 60। तो यहाँ पे फ्रिक्शन कितना आ गया 0.2 इंटू 60, कितना आया 12 न्यूटन। तो इस साइड लग रहा है 30 प्लस 18 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 6 इज द मास। ठीक, 18 माइनस 12 ये हो गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इफ दे आर मूविंग टुगेदर कितना होना चाहिए, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ऊपर वाले ब्लॉक को देखो, इधर लग रहा है 18, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि किस पे किधर फोर्स लग रहा होगा। इस पे तो ये पता है कि इस पे फोर्स लग रहा होगा यहाँ इस सरफेस की वजह से इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इस वाले डायरेक्शन में। इस पे 30 न्यूटन इधर है, ये 4 kg का ब्लॉक है, इस साइड कितना लगेगा 12 न्यूटन, और यहाँ पे मैंने मान लिया इधर लग रहा है F और इस पे लग रहा है इधर F, ये 2 kg। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे F की। तो अब यहाँ पे क्या है, इस वाले ब्लॉक के लिए क्या आएगा 18 प्लस F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो F कितना आया यहाँ से हमारे पास, F इज इक्वल टू, इसको इधर लेके जाओ, F इज इक्वल टू आ गया -6 न्यूटन। कितना आया -6 न्यूटन, इसका मतलब 6 न्यूटन इस साइड, कितना लगना चाहिए 6 न्यूटन इन दिस डायरेक्शन। वैसे अब इस पे करके देखते हैं, तो 30 माइनस 12 माइनस F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। कितना आया 30 माइनस 12 हो गया 18, तो F इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 18 माइनस, इस पे इधर लेके जाओ, इस पे इधर लेके जाओ 24, कितना है F इज इक्वल टू -6 न्यूटन। इसका मतलब इस पे फोर्स लग रहा है 6 न्यूटन इन दिस डायरेक्शन
एंड इस पे फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन 6 न्यूटन इन दिस डायरेक्शन। क्लियर है? तो जो हमारे ब्लॉक्स हैं, अच्छा 6 न्यूटन आया हमारे पास कि इतना लगना चाहिए इफ दे आर मूविंग टुगेदर। अब देख लेते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कितनी है यहाँ पे। तो एफ मैक्स 1 कितना आएगा, यहाँ पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है 0.5 और नॉर्मल कितना आएगा 20 कितना आ गया 20, तो ये बन गया हमारे पास 10 न्यूटन। तो एफ मैक्स 1 कितना है 10 न्यूटन एंड एफ रिक्वायर्ड फॉर द सिस्टम टू मूव टुगेदर कितना है 6 न्यूटन। तो ये फ्रिक्शन की रेंज में है। तो अगेन ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर विथ व्हाट एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से दोनों साथ में चलेंगे। नीचे वाले ब्लॉक पे 30 इधर लग रहा है, ऊपर वाले ब्लॉक पे 18 इधर लग रहा है। तो इस पे फ्रिक्शन लगेगा इस साइड और इस पे फ्रिक्शन लगेगा इस साइड। क्लियर है ये चीज? इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। दिस इज द सेटअप। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स फॉर दीज टू केसेस। फर्स्ट इज when force is equal to this force is equal to 80 Newton and second case when force is equal to 120 Newton। सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमारे पास है कि यहाँ पे एक फोर्स विच इज एक्टिंग, ठीक है, और यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है। देन वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स। अब हो सकता है कि वो दोनों साथ में मूव कर रहे हो सकता है कि साथ में मूव ना कर रहे हो। ठीक है, तो हमने पहले मान लिया कि ये क्या हो रहे हैं, पहले हम एफबीडी बनाते हैं। अगर हमने एफबीडी बनाया तो यहाँ पे क्या होगा, जो ऊपर वाला ब्लॉक है, ऊपर वाले ब्लॉक और इस ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन है एंड देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन दिस ब्लॉक एंड दी सरफेस। तो यहाँ पे क्या होगा, ये है 10 kg ब्लॉक, इस पे इस साइड लग रहा है टेंशन एंड यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा। अगर ये ब्लॉक को हम देखें तो यहाँ पे इसकी टेंडेंसी क्या है, आगे जाने की, तो इस पे फ्रिक्शन कैसा लगेगा, पीछे। तो यहाँ फ्रिक्शन लगा इस पे। उसके बाद इसका अगर हम डायग्राम बनाए तो यहाँ पे क्या है, दिस इज 15 kg ब्लॉक और इस पूरे को साथ में ले लो, क्योंकि ये अगर मूव करेगा तो दिस इज फिक्स्ड, दिस ब्लॉक इज फिक्स्ड विद दिस पुली एंड इट इज फिक्स्ड विद दिस पुली। ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम साथ में मूव करने वाला है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो इस पुली पे फ्रिक्शन टेंशन लग रहा होगा इस साइड एंड यहाँ पे टेंशन लग रहा होगा। थ्रू आउट द स्ट्रिंग टेंशन विल बी सेम, थ्रू आउट द स्ट्रिंग टेंशन विल बी सेम। इस पुली पे फ्रिक्शन टेंशन इस साइड और यहाँ पे टेंशन इस साइड। तो क्या होगा, इस पे टेंशन यहाँ, इस पे टेंशन यहाँ और यहाँ। नाउ ये भी टी है, ये भी टी है, ये भी टी है, ये भी टी है। तो आप अगर ध्यान से देखो तो इस सिस्टम पे टी इस साइड लगा, दिस एंड टी इस साइड लगा, कैंसिल हो गए। टी नीचे लगा एंड टी ऊपर लगा, कैंसिल हो गए। ठीक है, और ये टी इज इक्वल टू क्या था, दिस टी वाज नथिंग बट इक्वल्स टू एफ। जो भी फोर्स आप यहाँ पे लगाओगे दैट फोर्स विल बी जनरेटेड इन द स्ट्रिंग एज टेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे दिस फोर्स इज इक्वल्स टू टी। अब ध्यान से देखो तो इस बॉडी पे टेंशन का जो टोटल था वो तो 0 हो गया, लेकिन इस पे फ्रिक्शन लग रहा है, इस पे फ्रिक्शन इस साइड, तो इस पे फ्रिक्शन लगेगा इन दिस डायरेक्शन। क्लियर? इट मींस इफ दिस ब्लॉक इज मूविंग इट विल मूव ओनली बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। ये टेंशन या ये फोर्स का कोई रोल नहीं है इसको चलाने में। इसका मतलब ये प्रॉब्लम सेम हो गई जैसे हमारे पास 2 ब्लॉक्स प्रॉब्लम थी कि भाई ऊपर वाले ब्लॉक पे आप एफ फोर्स लगा रहे हो, नीचे वाले ब्लॉक पे आप कोई फोर्स नहीं लगा रहे हो, बट देयर इज अ फ्रिक्शन व्हिच इज एक्टिंग बिटवीन द ब्लॉक्स। तो इसका ये जो सिस्टम है वो कुछ ऐसा ही बन गया ना अब तो, कि ऊपर वाले ब्लॉक पे हम एफ फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पे स्मूथ है और यहाँ पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट क्या है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज 0.6। इसका मास है 10 kg, इसका मास है 15 kg। क्या हम ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसी प्रॉब्लम तो हमने बहुत सारी सॉल्व की है। तो अब सॉल्व करके देख लेते हैं। फर्स्ट केस है 80 न्यूटन। तो अगर 80 न्यूटन लग रहा है तो मान लो साथ में चल रहे हैं। तो हमने फर्स्ट केस लिया जब फोर्स लग रहा है 80 न्यूटन, साथ में चल रहे हैं मान लिया, तो क्या होगा, फोर्स डिवाइडेड बाय मास कितना है 25, 15 + 10 25। एक्सेलरेशन कितना आया, 16 डिवाइडेड बाय 5, है ना। और सेकेंड केस में क्या आया, 120 डिवाइडेड बाय 25 विच इज 5 और ये 24 डिवाइडेड बाय 5। अब देखते हैं कि क्या सेटिस्फाई कर रही है फ्रिक्शन की वैल्यूज फॉर दिस एक्सेलरेशन। तो ये तो आपने बना लिया होगा, इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट केस में क्या है, एक्सेलरेशन इज 16/5, सेकेंड केस में 24/5। तो अब यहाँ पे इस ब्लॉक को देखो और इस ब्लॉक को देखो, दिस ब्लॉक कैन मूव ओनली बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ पे एफ मैक्स की वैल्यू क्या है, एफ मैक्स की वैल्यू तो दोनों ही केस में फोर्स कितना भी लगाओ, एफ मैक्स की वैल्यू जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा है उसकी वैल्यू तो चेंज होने वाली नहीं है। नॉर्मल फोर्स एक्टिंग बिटवीन दीज 2 ब्लॉक्स इज, इसका मास है नीचे 100
इसका वेट जो लगेगा नीचे 100, तो नॉर्मल लगेगा ऊपर 100। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.6 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 60 न्यूटन। कितना आ गया 60 न्यूटन। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज 60 न्यूटन। अब इस पे जो फोर्स लग रहा है वो है ओनली फोर्स इक्वल्स टू ओनली कितना 60 न्यूटन मैक्सिमम। तो इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है, a max इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 15 विच इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना हो सकता है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पे कितना आ रहा है, ये 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है। इसका मतलब इस केस में तो दोनों साथ में नहीं चल सकते, दोनों कितना आ रहा है यहाँ पे 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो इस केस में दोनों साथ में चल सकते हैं। और इस केस में कितना आ रहा है 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है। इसका मतलब इस केस में ये लोग साथ में नहीं चल सकते। तो मैंने क्या किया, एक्सेलरेशन मैक्सिमम निकाल लिया और देख लिया। आप फ्रिक्शन से भी कर सकते थे। व्हेन द सिस्टम इज मूविंग विद 16/5, तो फोर्स रिक्वायर्ड फॉर लोअर ब्लॉक कितना हो जाएगा, फोर्स रिक्वायर्ड फॉर लोअर ब्लॉक विल बी मास इनटू एक्सेलरेशन। कितना आ गया 48 न्यूटन। इसको कितना फोर्स चाहिए, इस ब्लॉक को इतने एक्सेलरेशन से चलने के लिए व्हेन वी आर अप्लाइंग F इज इक्वल टू 80 न्यूटन, तो सिस्टम चाहता है कि साथ में चले विद दिस एक्सेलरेशन। क्या वो चल सकता है, हाँ। क्यों, बिकॉज फ्रिक्शन रिक्वायर्ड फॉर 15 kg ब्लॉक टू मूव विद दिस एक्सेलरेशन इज 48 न्यूटन एंड अवेलेबल फ्रिक्शन कितना है हमारे पास, मैक्सिमम है 60 न्यूटन। तो डेफिनेटली वो साथ में चल सकते हैं। सेकेंड केस में फोर्स रिक्वायर्ड कितना है, सेकेंड केस में फोर्स रिक्वायर्ड है 15 इंटू 24/5 विच इज इक्वल टू 72 न्यूटन। 72 न्यूटन। और हमारे पास फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना पॉसिबल है, ओनली 60 न्यूटन। तो सेकेंड केस में वो दोनों साथ में नहीं चल पाएंगे। ये अलग एक्सेलरेशन से चलेगा और ये अलग एक्सेलरेशन से चलेगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो भाई अगर अलग अलग एक्सेलरेशन से चलेंगे इट मींस इनके बीच में फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होगा विच इज इक्वल्स टू 60 न्यूटन। तो ये कितना एक्सेलरेशन से चलेगा, इसके ऊपर फोर्स लगेगा 60 न्यूटन इन दिस डायरेक्शन। तो इसका एक्सेलरेशन होगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसका क्या होगा, इस पे लगेगा आगे 120 न्यूटन और पीछे लगेगा 60 न्यूटन। तो इसका एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, a इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 10, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अपर ब्लॉक विल मूव विथ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लोअर ब्लॉक विल मूव विथ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड आफ्टर सम टाइम ये यहाँ पे धक्का खा जाएगा जो भी। तो उतना हमें निकालना नहीं है यहाँ पे। आई होप ये प्रॉब्लम आपको क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि व्हाट इज द टेंशन एंड व्हाट इज द एक्सेलरेशन। ठीक है, व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक, दैट ब्लॉक एंड दिस ब्लॉक। ठीक है, whether these two block will move together or not। तो सेम ही है, फिर से हमारे पास इस पे लग रहा है नीचे, इस पे भी लग रहा है टेंशन T, इस पे भी लग रहा है टेंशन T। और यहाँ पे मैंने पहले मान लिया कि ये सिस्टम, ये जो ब्लॉक्स हैं, these blocks are moving together, these blocks are moving together। तो ये सिस्टम कैसा हो जाएगा, पहले यहाँ देखो, मैंने मान लिया यहाँ है टेंशन T, तो यहाँ भी टेंशन होगा T। इस पे लग रहा होगा इस साइड, इस पे लग रहा होगा इस साइड, यहाँ पुली पे लग रहा होगा इस साइड, यहाँ पुली पे लग रहा होगा इस साइड। ठीक है, तो ये टेंशन T, ये टेंशन T। और अगर इसमें टेंशन T है तो यहाँ T एंड यहाँ T, तो इस साइड कितना हो जाएगा 2T। इट मींस टेंशन इन दिस स्ट्रिंग इज T, टेंशन इन दिस स्ट्रिंग इज 2T। तो इस पे कैसा लगेगा 2T अपवर्ड्स, नीचे लगेगा 50 न्यूटन। ठीक है, mg इक्वल्स टू 50 न्यूटन। और मैंने मान लिया कि ये चल रहा है एक्सेलरेशन A से डाउनवर्ड, ये एक्सेलरेशन A से डाउनवर्ड जा रहा है। These two are also moving together। तो जब ये A एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड जाएगा तो ये पुली A एक्सेलरेशन से इधर जाएगी एंड दिस सिस्टम इज मूविंग टुगेदर। मतलब ये साथ साथ, ये पूरा सिस्टम अगर, ये सिस्टम अगर साथ में चल रहा है मतलब ये पूरा का पूरा साथ में चलेगा, इसका मतलब पूरा का पूरा साथ में चलेगा। तो आप ऐसा मान सकते हो कि आई हैव अ ब्लॉक ऑफ मास 6 kg। अब यहाँ पे ये स्मूथ है, ये तो ये एनएलएम का क्वेश्चन बन गया। अगर सिस्टम साथ में चल रहा है तो ये एनएलएम का क्वेश्चन बन गया। तो यहाँ पे क्या होगा, म्यू इज इक्वल टू 0, ये बन गया इंटरनल, दिस फ्रिक्शन हैज बिकम इंटरनल। आई हैव अ ब्लॉक ऑफ मास 6 kg जिसपे कितना फोर्स लग रहा है T, और ये T कितना लग रहा है 2T। और यहाँ पे एक ब्लॉक है जिसपे नीचे लग रहा है 50, ऊपर लग रहा है 2T। इसको अगर फिर से हम ड्रॉ करें तो आई कैन से कि सिस्टम इज समथिंग लाइक दिस। क्या बोल सकते हैं हम ऐसा, है ना, सिस्टम कुछ ऐसा है। ये 6 kg,
ये 5 kg, यहाँ पे भी टेंशन 2t है और यहाँ पे भी टेंशन 2t है। तो इट मींस आई कैन ड्रॉ दिस सिस्टम, आई कैन रीड्रॉ दिस सिस्टम लाइक दिस। 6 kg है, उस पे 2t फोर्स लग रहा है और ये 2t है, ये A से नीचे जा रहा है, ये A से इधर जा रहा है। ठीक है, अब A कितना आएगा, तो A हम बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या इस पे कोई फोर्स है इन दिस डायरेक्शन? हम A ऑफ सिस्टम निकाल रहे हैं ना, हमने अभी मान लिया कि साथ में चल रहे हैं, और जब हमने माना कि साथ में चल रहे हैं तो हमारे पास ये रिजल्ट आया कि हम इसको रीड्रॉ करके ऐसा बना सकते हैं। तो मैंने मान लिया कि पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन A है, यहाँ क्या होगा, नीचे लग रहा है 50, इस साइड कोई फोर्स नहीं, 50 माइनस 2t प्लस 2t इज इक्वल टू मास 5 प्लस 6 इंटू A। एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम इफ दे आर मूविंग टुगेदर कितना आया, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम इज 50 डिवाइडेड बाई 11, 50 by 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज 50 by 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर साथ में चल रहे हैं इतने एक्सेलरेशन से चलना चाहिए। अब देखते हैं कि वो साथ में चल सकते हैं या नहीं। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे फ्रिक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो फ्रिक्शन रिक्वायर्ड, ये ब्लॉक इस पे भी टी आगे लग रहा है, इस पे भी टी आगे लग रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि फ्रिक्शन कितना रिक्वायर्ड है और कितना अवेलेबल है। तो अब इस वाले ब्लॉक का इक्वेशन लिखो, तो क्या होगा, ऊपर वाले ब्लॉक पे क्या हो रहा है, ऊपर लग रहा है टेंशन और एक फ्रिक्शन भी लगेगा। जब हमने सेपरेटली ड्रॉ किया दोनों ब्लॉक को तो फ्रिक्शन लगेगा एंड टेंशन लगेगा। तो ड्रॉ करके देखो कि फ्रिक्शन की क्या वैल्यू आ रही है, टेंशन की क्या वैल्यू आ रही है, सब फाइंड आउट करते हैं एक एक करके। ऊपर वाले ब्लॉक का अगर हम एफबीटी बनाए तो इस साइड लग रहा है T, ये 2 kg, और मैंने मान लिया फ्रिक्शन इधर लग रहा है। नीचे वाले ब्लॉक पे 4 kg, इस पे लग रहा है इस साइड T एंड इस पे फ्रिक्शन लगेगा इस साइड F। ठीक है, अभी हमने माना है कि दोनों साथ में चल रहे हैं। तो अब इक्वेशन लिखते हैं। एक्सेलरेशन क्या है सबका, एक्सेलरेशन आ रहा है 50 by 11, तो T माइनस F इज इक्वल टू 50 by 11 इंटू 2 एंड T प्लस F इज इक्वल टू 50 by 11 इंटू 4। ठीक है, तो हम पहले फ्रिक्शन निकाल लेते हैं। फ्रिक्शन निकालने के लिए क्या करें, इसको माइनस कर दिया, यहां से हमारे पास आ गया 2F इज इक्वल टू 4 माइनस 2 मतलब 100 by 11 न्यूटन। तो F इज इक्वल टू आ गया 50 by 11 न्यूटन। फ्रिक्शन कितना होना चाहिए, या यहाँ पे फ्रिक्शन रिक्वायर्ड कितना है, फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है 50 by 11। अब हम देखते हैं कि फ्रिक्शन की जो अवेलेबल वैल्यू है कितनी है, F मैक्सिमम कितना है। F मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, म्यू इंटू एन, म्यू है 0.5 और एन कितना है 20। एन कितना है, इधर 20 लगेगा, ऊपर 20 लगेगा, कितना आ गया ये आया 10 न्यूटन, और यहाँ पे कितना आ रहा है, दिस इज समथिंग 4 पॉइंट समथिंग न्यूटन फ्रिक्शन इज रिक्वायर्ड, और हमारे पास मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है 10 न्यूटन। इसका मतलब सिस्टम इज मूविंग टुगेदर। ठीक है, सिस्टम इज मूविंग टुगेदर। कभी कभी क्या होगा, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन होगा कि एज्यूम दैट ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर देन फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। तब तो ये एनएलएम की प्रॉब्लम बन गई, इसको आप रीड्रॉ करके ऐसे बना सकते हो। क्लियर है ये चीज, लेकिन हमने क्या किया, चलो हम अपना जो काम था कि साथ में चल रहे हैं कि नहीं तो वो भी देख लेते हैं। तो कितना आया, एफ मैक्स की वैल्यू इज 10 न्यूटन एंड द फ्रिक्शन रिक्वायर्ड फॉर ब्लॉक्स टू मूव टुगेदर इज 4 न्यूटन। तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू मूव टुगेदर। अब आप टेंशन फाइंड आउट कर सकते हो, यहाँ पे आपके पास इक्वेशंस हैं, तो या तो आप इसमें लगा लो 50 माइनस 2t इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इससे भी आ जाएगा। क्या आएगा, 50 माइनस 2t इज इक्वल टू मास है 5 और एक्सेलरेशन क्या है 50 by 11, इससे आपके पास आ जाएगा। या फिर आप ये लगा लो, नाउ यू नो कि व्हाट वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज एक्टिंग व्हेन द सिस्टम इज मूविंग विद सच एक्सेलरेशन। तो आपके पास इस इक्वेशन से t आ सकता है, इस इक्वेशन से t आ सकता है, इस इक्वेशन से t आ सकता है, किसी भी इक्वेशन से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम भी क्लियर है। नेक्स्ट ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि इस टाइप की प्रॉब्लम्स में लास्ट प्रॉब्लम है ब्लॉक ओवर ब्लॉक में। तो इसमें क्या है, वी आर अप्लाइंग फोर्स ओनली ऑन दिस ब्लॉक एंड हमें ये मानना है कि assume that system, again assume that the system या all the blocks are moving together, all the blocks have same acceleration, पूरा सिस्टम साथ में चल रहा है, then we have to find out the friction between blocks।
इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन, इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन, इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन एंड इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन। 4 वैल्यूज ऑफ फ्रिक्शन यू हैव टू फाइंड आउट एंड आल्सो द टेंशन इन दी स्ट्रिंग्स, इसका टेंशन एंड वन मोर थिंग, द फ्रिक्शन बिटवीन और द म्यू बिटवीन द लोअर ब्लॉक्स एंड द सरफेसेस एंड द फ्लोर इज 0। ठीक है, तो ये पार्ट पूरा स्मूथ है एंड यहाँ पे फ्रिक्शन है बिटवीन दीज ब्लॉक्स। Then find out the value of friction and tension in the string। फिर से वीडियो पॉज करके ट्राई करेंगे प्रॉब्लम को। अगर assumption क्या लेना है कि system is moving together, all the blocks are moving together, then find out the value of friction and value of tension। तो फिर से मैंने क्या किया, पूरे को 1 मान लो तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इस जगह से तो कोई फोर्स नहीं है। अगर हमने पूरे को सिस्टम लिया तो यहाँ पे फोर्स इंटरनल 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 कैसा होगा, इसकी टेंडेंसी है आगे जाने की, तो इस पे फ्रिक्शन लगेगा। मैं थोड़ा सा नीचे बना रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। इस पे फ्रिक्शन लगा इधर, इस पे फ्रिक्शन लगा इधर, इस पे टेंशन लगा, इस पे टेंशन लगा। अब जब इस पे टेंशन लगा, ठीक है, तो क्या होगा, इसकी टेंडेंसी, इसके रिस्पेक्ट में इसकी टेंडेंसी इधर जाने की, इस पे फ्रिक्शन लगेगा इस साइड और इस पे फ्रिक्शन लगेगा इस साइड। अब इस पे फ्रिक्शन लगा इस साइड, सो इट दिस ब्लॉक हैज टेंडेंसी टू मूव इन दिस डायरेक्शन, तो ये ब्लॉक इस पे फ्रिक्शन लगाएगा इन दिस डायरेक्शन F3, तो इस पे लगेगा इन दिस डायरेक्शन F3। यहाँ पे टेंशन है, अब यहाँ पे टेंशन तो यहाँ पे भी टेंशन है, तो इसकी टेंडेंसी इधर जाने की है, इस पे फ्रिक्शन लगेगा इन दिस डायरेक्शन और इस पे फ्रिक्शन लगेगा इन दिस डायरेक्शन। क्लियर है ये चीज, और होना भी चाहिए। अगर सारे के सारे साथ में चल रहे हैं तो इस ब्लॉक पे तो कोई और फोर्स नहीं है, इसका मतलब इससे फ्रिक्शन आगे ही होना चाहिए। ठीक, अब हम देखते हैं कि वैल्यूज क्या आएंगी। तो पहले फाइंड आउट कर लो ए ऑफ सिस्टम इफ ऑल द ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर। तो देख लो यहाँ पे क्या है, ये इंटरनल बन गए, ये इंटरनल इंटरनल इंटरनल, तो नेट फोर्स ऑन द सिस्टम क्या है, सिर्फ F, ये भी इंटरनल ये भी इंटरनल। इसको T1 एंड T2 बोल देते हैं क्योंकि सेम तो होंगे नहीं। तो क्या आया हमारे पास, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम इज F डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सिस्टम। टोटल मास ऑफ सिस्टम क्या है, 3 कैपिटल M प्लस 4 स्मॉल m, 3 कैपिटल M प्लस 4 स्मॉल m। इट मींस ऑल द ब्लॉक्स आर मूविंग विद दिस एक्सेलरेशन। अगर सिस्टम इस एक्सेलरेशन से चल रहा है मतलब ऑल द ब्लॉक्स आर मूविंग विद दिस एक्सेलरेशन। अब सोचो कि हम F1 कैसे निकालें, T कैसे निकालें, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। इस पे क्या करो, F1 माइनस T1 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। F2 को मतलब आप बहुत सारी इक्वेशन लिखते हो, अगर हर किसी ऑब्जेक्ट का आप FBD बनाओगे यू कैन हैव अ लॉट ऑफ इक्वेशन, और उतने सारे इक्वेशन से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F1 F2 F3 F4 T1 T2। लेकिन हम वो नहीं करेंगे, आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा उसमें, लेकिन आप चाहो तो उसको ट्राई कर सकते हो। हम क्या करेंगे, मैंने जो आपको पिछली बार भी जो 3-4 ब्लॉक्स हैं, 3-4 ब्लॉक्स कनेक्टेड विद स्ट्रिंग, तब आप टेंशन कैसे निकालोगे, तो क्या करना है, ऐसा इक्वेशन लेना है या ऐसा सिस्टम लेना है कि आपको मिनिमम नंबर ऑफ फोर्स दिखाई दे, आपके इक्वेशन में मिनिमम नंबर ऑफ फोर्स आए। तो हम क्या करते थे, इफ आई हैव 1 2 3 4 ब्लॉक्स एंड आई वांट टू फाइंड आउट टेंशन बिटवीन दीज 2 स्ट्रिंग्स, तो मैं क्या करूंगी, इस पूरे को एक सिस्टम ले लूंगी। इंस्टेड ऑफ टेकिंग जस्ट 1 ब्लॉक, तो उसमें क्या आएगा, T1 भी आएगा T2 भी आएगा, तो वो नहीं करना है, पूरे को एक ले लो ताकि सिर्फ T1 दिखाई दे और T2 T3 ये सब दिखाई ना दे। तो हम यहाँ पे वही करेंगे। तो अगर मैंने क्या किया, अगर हमने एक सिस्टम लिया, जो कि सिस्टम क्या है हमारा, यहाँ पे देखो इस ब्लॉक को ध्यान से देखो, तो इस पे क्या है, इस साइड लग रहा है F1, इस साइड लग रहा है T1। ठीक, तो इफ आई राइट इक्वेशन ऑफ दिस ब्लॉक, यहाँ पे F1 भी आएगा T1 भी आएगा। T1 को कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस ब्लॉक को कंसीडर कर लो। तो जब आप इस ब्लॉक को कंसीडर करोगे, दिस प्लस दिस सिस्टम लोगे तो F2 पिक्चर में आ जाएगा, तो F2 को भगाने के लिए इस ब्लॉक को लेना पड़ेगा। तो ऐसे करते 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 आप यहाँ पहुंच जाओगे। ठीक, तो क्या करो आप, इस पूरे को एक्सेप्ट दिस M, इस पूरे को एक सिस्टम ले लो। ठीक है, एक्सेप्ट दिस F, इस पूरे दिस M, इस पूरे को एक सिस्टम ले लो। तो क्या होगा, सिर्फ F1 है, T1 T1 कैंसिल, F2 F2 कैंसिल, F3 F3 कैंसिल, T2 T2 कैंसिल, F4 F4 कैंसिल। Only there is one force which is driving or which is taking all these masses in forward direction. F1 ले जा रहा है, ये F1 किस पे लग रहा है, ये F1 इस पे लग रहा है, इसलिए F1 कैंसिल नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ
इसको छोड़ करके बाकी पूरे को सिस्टम ले लेंगे। तो अगर इसका इस पूरे का सिस्टम का एक्सेलरेशन ये है तो इसका भी एक्सेलरेशन क्या होगा, वही होगा। एंड फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज ओनली F1, क्योंकि बाकी सारे तो इंटरनल बन गए। तो नाउ आई कैन राइट F1 किस किस मास को लेके जा रहा है, m प्लस m प्लस m प्लस m प्लस कैपिटल M प्लस कैपिटल M, मतलब 4 स्मॉल m प्लस 2 कैपिटल M इनटू एक्सेलरेशन। इसको मैंने a लिख दिया, इतना बार बार लिखने की जगह हमने उसको a ही बोल दिया कि सारा सिस्टम a से आगे जा रहा है। तो F1 की वैल्यू क्या आ गई, a। अब मुझे फाइंड आउट करनी है टेंशन T की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, अब ऐसा सिस्टम लो कि T1 गायब ना हो, T1 इंटरनल ना बने और बाकी के सारे इंटरनल बन जाएं। तो हम क्या करेंगे, इसको भी भगा देंगे। अब तो क्या बनेगा हमारे पास सिस्टम विल बी दिस, F2 कैंसिल और ये बाकी सब तो कैंसिल ही, लेकिन T1 कैंसिल नहीं हुआ क्योंकि ये बाहर भाग गया तो ये अब एक्सटर्नल कहलाएगा। इसको कैंसिल करने के लिए दिस T1 इज नॉट इन द सिस्टम नाउ। तो आपके पास अब एक सिस्टम आ गया जिसमें T1 क्या कर रहा है, ये T1 फोर्स इस पूरे सिस्टम को लेके जा रहा है। तो T1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, T1 इज इक्वल टू टोटल मास 1 2 1 2 3 2m प्लस 3 स्मॉल m इंटू a, ठीक है, 2 कैपिटल M प्लस 3 स्मॉल m इंटू a। वैसे ही नाउ आई वांट टू फाइंड आउट F2। तो F2 के लिए क्या करें, अब इस मास को निकाल दो। तो क्या होगा हमारे पास सिस्टम विल बी दिस। तो यहां पे क्या है, F3 कैंसिल, T2 F4, लेकिन F2, दिस F2 इज नाउ एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि क्या हो रहा है, दिस फोर्स इज अप्लाइड बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल बॉडी, दिस बॉडी इज नॉट इन दिस सिस्टम एनीमोर। तो ये बॉडी क्या है, एक्सटर्नल, उसकी वजह से इस पे फोर्स लग रहा है, इट मींस दिस फोर्स इज एक्सटर्नल। तो अब क्या हो गया, अब सिर्फ F2 लग रहा है जो कि 2m प्लस 2m को लेके जा रहा है। तो F2 क्या होगा, 2 कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू a, 2 कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू a। नाउ आई वांट टू फाइंड आउट F3। तो क्या करो, इसको भी निकाल दो, ठीक है, इसको भी निकाल दो और सिर्फ इतने सिस्टम को रखो। तो क्या होगा, T2 कैंसिल, F4 कैंसिल, F3 इज नॉट गेटिंग कैंसिल। F3 किसकी वजह से लग रहा है, इसकी वजह से लग रहा है F3 ऑन दिस ब्लॉक इज नॉट इन दिस सिस्टम एनीमोर, इट मींस दिस इज अ एक्सटर्नल बॉडी व्हिच इज अप्लाइंग अ फोर्स ऑन दिस बॉडी। इसका मतलब क्या हुआ, F3 इज एन एक्सटर्नल फोर्स। तो F3 किस को लेके जा रहा है, F3 कैपिटल M प्लस 2 स्मॉल m, कैपिटल M प्लस 2 स्मॉल m इंटू a। F3 हो गया। अब T2 के लिए इसको सिस्टम ले लो और F4 के लिए इसको सिस्टम ले लो। तो T2 क्या आ जाएगा, T2 इज इक्वल टू, T2 किसको लेके जा रहा है, कैपिटल M प्लस स्मॉल m प्लस m इंटू a, एंड F4 इज इक्वल टू, F4 सिर्फ किसको लेके जा रहा है, अगर सिर्फ इस ब्लॉक को देखो तो इस ब्लॉक पे ओनली F4 इज एक्टिंग एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज a। तो क्या आ जाएगा, m इंटू a। तो हमने सारी चीजें F1, F2, F3, F4 एंड T1, T2 की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली है। आई होप दिस प्रॉब्लम इज क्लियर टू यू। तो हमेशा क्या करेंगे, जैसे अगर मैंने सिर्फ इसको सिस्टम लिया होता तो F1 आता, T1 आता, फिर मैंने इसको सिस्टम लिया होता, T1 आता, F2 आता। देयर आर सो मेनी वेरिएबल्स, so we have to choose a system such that we have least number of variables in the equation, least number of variables in the equation। तो सॉल्व करने में क्या होगा, हमें इजी होगा। So now we will discuss a very small topic जो कि फ्रिक्शन से रिलेटेड है, वो है एंगल ऑफ रिपोज एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ रिपोज एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ रिपोज की बात आती है जब हम लोग इंक्लाइंड प्लेन की बात करते हैं, और एंगल ऑफ रिपोज इज नथिंग बट एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन विथ हॉरिजॉन्टल एट विच द ब्लॉक इज ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग। आपने एक ब्लॉक को रखा है ऑन द इंक्लाइंड प्लेन विच इज इंक्लाइंड एट सम एंगल। सो इफ वी विल चेंज द एंगल ऑफ दैट प्लेन, ठीक है, अगर हम उस प्लेन के एंगल को चेंज करते हैं, then at what angle the block will on this verge of sliding, ठीक है, किस एंगल पे, जैसे ये मैंने एक इंक्लाइंड प्लेन लिया और ये एक ब्लॉक है, ठीक, तो अभी इस एंगल पे भी दिस इज नॉट स्लाइडिंग, मैंने और बढ़ाया, अब स्लाइड हो रहा है, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा कि उनके बीच में फ्रिक्शन क्या है, उस पर डेफिनेटली डिपेंड करेगा। जैसे इस केस में क्या हुआ, इतने पे वो स्लाइड नहीं हो रहा था, अभी स्लाइड हुआ, और अगर मैं ऐसे रख दूं तो थोड़ा जल्दी स्लाइड हो गया। या फिर अगर हमने इंक्लाइन प्लेन की सरफेस चेंज कर दी, मान लो मैंने ये इंक्लाइन प्लेन लिया, तो इस केस में क्या होगा, या हमने ये इंक्लाइन प्लेन लिया, तो इस केस में क्या होगा, अगेन हम यहां पे चेंज कर रहे हैं एंगल, अब स्लाइड हुआ, ठीक है।
फिर मैंने ये सरफेस चेंज कर दी, अब देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इट डिपेंड्स ऑन म्यू, और एंगल ऑफ रिपोज कितना आता है अब हम वो देखेंगे। तो एंगल ऑफ रिपोज इज नथिंग बट द एंगल एट विच द ब्लॉक इज ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, द ब्लॉक इज ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग। तो आपके पास अगर एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले देखते हैं इस पे क्या क्या फोर्स है इस ब्लॉक पे। तो इधर लगेगा mg sin थीटा, ठीक, यहाँ पे mg cos थीटा, इस साइड नॉर्मल और इस साइड फ्रिक्शन। ठीक, तो यहाँ पे पहली चीज ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग क्या होगा, ये फोर्स इक्वल्स टू ये फोर्स, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, दिस मैक्सिमम कैन बी म्यू mg cos थीटा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग अपवर्ड इन द इंक्लाइंड प्लेन कितना होगा, म्यू mg cos थीटा। तो ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग हमारे पास क्या आएगा, mg sin थीटा इज इक्वल टू mg sin थीटा इज इक्वल टू म्यू mg cos थीटा। ठीक, तो हमने मान लिया कि एक थीटा, हमने यहाँ पे क्या देखा, mg sin थीटा लग रहा है इस साइड, म्यू mg cos थीटा लग रहा है इस साइड। जैसे जैसे हम थीटा को बढ़ाते जाएंगे तो mg sin थीटा क्या होगा, sin when थीटा इंक्रीजेस sin थीटा इंक्रीजेस एंड cos थीटा डिक्रीजेस। तो जैसे जैसे हम थीटा बढ़ाएंगे sin थीटा बढ़ेगा, इट मींस डाउनवर्ड फोर्स इज इंक्रीजिंग, अपवर्ड फोर्स इज डिक्रीजिंग, डाउनवर्ड फोर्स इज इंक्रीजिंग, अपवर्ड फोर्स इज डिक्रीजिंग। इसका मतलब एट सम वैल्यू ऑफ थीटा, मान लो ये थीटा पहले बहुत छोटा था, तो हो सकता है कि थीटा जब बहुत छोटा था तो cos थीटा बड़ा रहा होगा, cos थीटा ऑब्वियसली बड़ा रहेगा, sin थीटा छोटा रहेगा। तो mg sin थीटा was less than mu mg cos थीटा, it mean so block was not sliding. Slowly we started increasing the value of theta. तो हमने थीटा बढ़ाया तो downward force started increasing, upward force started decreasing. तो at some value of theta this block will start to slide, or at some value of theta this block will be on the verge of sliding. तो मान लेते हैं कि at some value of theta, at theta the block is on the, यहाँ लिख लेना, the block is on the verge of sliding. तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर वर्ज ऑफ स्लाइडिंग पे है तो mg sin थीटा इज इक्वल टू म्यू mg cos थीटा। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan थीटा इज इक्वल टू आया म्यू, और थीटा इज इक्वल टू आया tan इनवर्स म्यू। ठीक है, तो अगर हम किसी इंक्लाइंड प्लेन की बात करें, इफ वी हैव डिसाइडेड द ऑब्जेक्ट एंड इंक्लाइंड प्लेन, इसका मतलब म्यू फिक्स हो गया, और अगर म्यू फिक्स हो गया तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, इफ वी वांट टू हैव द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग फॉर दैट ब्लॉक, तो हमारे पास थीटा कितना होना चाहिए, थीटा होना चाहिए, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू। उस थीटा पे, उस इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन पे द ब्लॉक विल बी ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग। आई होप इट्स क्लियर टू यू। इसके बाद और एक पॉइंट ये लिख लेंगे कि व्हेन ब्लॉक इज ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, अगर ब्लॉक क्या है, इट इज ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, तो आपने अगर उसको थोड़ा सा धक्का दिया, ये है जस्ट पुश्ड द ब्लॉक अ लिटिल, तो क्या होगा, ब्लॉक विल मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। क्योंकि हमने क्या किया, थोड़ा सा फोर्स लगा के, एक नेग्लिजिबल फोर्स लगा करके हमने उसको धक्का दिया, तो क्या होगा, उसके ऊपर नीचे mg sin थीटा लगता रहेगा, ऊपर म्यू mg cos थीटा लगता रहेगा। तो उस पे फोर्स क्या है, नीचे mg sin थीटा, ऊपर म्यू mg cos थीटा, नेट फोर्स इज 0। mg sin थीटा इज इक्वल टू म्यू mg cos थीटा है ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग। हमने बस थोड़ा सा उसको एक धक्का दिया, एक पुश अगर हमने उस ब्लॉक को प्रोवाइड किया, तो अभी भी उस पे mg sin थीटा इज इक्वल टू म्यू mg cos थीटा है, or that block will move with constant velocity because net force on that block is 0. Net force on that block is 0. तो क्या होगा, on the verge of sliding, if we provide a little push to the block, that block will move with a constant velocity. ठीक, तो इस पे हम एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन लिखेंगे कि if you have a hemispherical bowl, if you have a hemispherical bowl, ठीक है, and there is an insect which is trying to move up in this bowl, ठीक है, coefficient of friction between the surface and the insect is mu, coefficient of friction between surface and the insect is mu, then find out up to what maximum height the insect can maximum height the insect can move up, है ना, up to what maximum height it can move। ठीक है,
तो यहाँ पे विदाउट स्लाइडिंग, अप टू व्हाट मैक्सिमम हाइट दिस इंसेक्ट कैन मूव विदाउट स्लाइडिंग। आपने ऐसा देखा होगा ना, कई बार क्या होता है कि कुछ छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो होते हैं वो किसी ऐसे घर के हमारे जो बर्तन होते हैं उसमें गिर जाते हैं और वो बहुत कोशिश करते हैं वापस आने की, लेकिन थोड़ा सा ऊपर चढ़ते हैं फिर स्लाइड होकर नीचे आ जाते हैं, फिर थोड़ा ऊपर चढ़ते हैं फिर स्लाइड होकर नीचे आ जाते हैं। तो ऐसा अगर कभी आप देखो तो उस बेचारे कीड़े को थोड़ा सा बाहर निकाल देना, ठीक है, उसको मरने नहीं देना। तो ऐसा हमने केसेस देखा है कि वो थोड़ा सा ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा फिर स्लाइड हो जाएगा, तो उसी का एग्जाम्पल है। तो हमने क्या किया, उसका मास मान लो m है, तो यहाँ पे क्या होगा कि आप ध्यान से देखो कि ये अगर स्फेरिकल बॉल को अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले यहाँ पे इंक्लिनेशन, यू कैन कंसीडर कि ये बॉल जो है वो डिफरेंट इंक्लाइन प्लेन से मिलके बना है, जिसमें पहले इंक्लिनेशन कम है फिर इंक्लिनेशन बढ़ा, ऐसे बढ़ते गया और यहाँ पे क्या हो गया 90 डिग्री, ठीक है। तो इट मीन्स वी आर ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द इंक्लिनेशन ऑफ द इंक्लाइन प्लेन। अपने पास म्यू वही है, मास ऑफ इंसेक्ट वही है, g वही है, लेकिन यहाँ पे थीटा इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। तो मैंने मान लिया कि व्हेन द इंसेक्ट वाज एट दिस हाइट एंड इट वाज मेकिंग एंगल थीटा विथ वर्टिकल, इस पॉइंट पे इट इज ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, ठीक है। इस थीटा पे द इंसेक्ट कैन नॉट गो बियॉन्ड दिस हाइट, है ना, ये थीटा से और ज्यादा बना नहीं सकता। मान लो इस पॉइंट तक वो जा सकता है, उसके बाद बेचारा स्लाइड होके नीचे आ रहा है। इट मीन्स एट दिस पॉइंट द इंसेक्ट इज ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग। तो हम क्या करेंगे, इस पे लग रहा है नीचे mg, इसके कंपोनेंट लिख लो, क्योंकि ब्लॉक जो इंसेक्ट है वो इस साइड तो मूव कर नहीं सकता, और इस साइड उस पे क्या फोर्स लगेगा, इस साइड उस पे फोर्स लगेगा। ये इसी तरह का हो गया ना, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, दिस ब्लॉक कैन नॉट मूव इन दिस डायरेक्शन, ये ऐसे मूव कर सकता है, इस साइड mg sin थीटा लगता है, इस साइड म्यू mg cos थीटा लगता है ऑन दी वर्ज ऑफ स्लाइडिंग। तो वही हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ क्या होगा, इधर लग रहा है mg, इस साइड आ जाएगा, इफ दिस इज थीटा दिस इज ऑल्सो थीटा, दिस इज द सेम लाइन, दिस इज वर्टिकल, तो ये आ गया mg cos थीटा, और यहाँ पे उस पे क्या होगा, दैट इंसेक्ट इज नॉट गोइंग इनसाइड द सरफेस, इसका मतलब यहाँ पे mg cos थीटा इज इक्वल टू नॉर्मल, तो n इज इक्वल टू आ गया mg cos थीटा, ठीक, और यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा इस पे। अब उस पे हमेशा mg sin थीटा नीचे लग रहा है, ये mg sin थीटा, तो इस पे लगेगा एक फ्रिक्शन ऊपर। ऑन दी वर्ज ऑफ स्लाइडिंग mg sin थीटा इज इक्वल टू f max which is nothing but mu into n which is mu into mg cos थीटा। तो यहां से हमारे पास क्या आया, अगेन हमारे पास आ गया tan थीटा इज इक्वल टू म्यू, क्या आया, tan थीटा इज इक्वल टू म्यू। बट हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि अप टू व्हाट हाइट दिस इंसेक्ट विल मूव, ये हाइट हमें फाइंड आउट करनी है ना। तो हमने इसका रेडियस लिख लो, रेडियस ऑफ द हेमिस्फेरिकल बाउल इज r, तो ये है r, ये कितना हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो r। तो बेसिकली हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये है r, हमें फाइंड आउट करना है दिस इज h। तो ये थीटा है, तो आप क्या कर सकते हो, ये कुछ ऐसा बन रहा है ना, this is theta, this is r, this is also r, भाई रेडियस ही है ना, ये सारी क्या है, रेडियस है, तो सब r होंगी। नाउ आपको फाइंड आउट करना है ये पार्ट, तो ये r है, तो ये क्या होगा, दिस विल बी r cos थीटा, तो ये कितना बच जाएगा, r माइनस r cos थीटा इज इक्वल टू h इज इक्वल टू r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब हमारे पास ये आ गया tan थीटा इज इक्वल टू म्यू, तो आप ट्रायंगल बना के साइन कॉस की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज थीटा, ये है tan थीटा इज इक्वल टू म्यू, मतलब ये म्यू और ये 1 है ना, tan थीटा इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस विच इज इक्वल टू म्यू, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं म्यू, इसको लिख सकते हैं 1, यहाँ से क्या आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू म्यू, तो ये साइड क्या आ जाएगी, रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे हम cos थीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो h इज इक्वल टू r इंटू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1। तो किस हाइट तक जाएगा, ये जाएगा h इज इक्वल टू r 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1 अप टू दिस मैक्सिमम हाइट दैट इंसेक्ट कैन गो अप। क्लियर है ये चीज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
volume of a heap of sand, volume of a heap of sand is 22 by 21 meter cube. Volume of a heap of sand is 22 by 21 meter cube. Find height of the heap if coefficient of friction is mu equals to 1. Find height of heap if coefficient of friction is equal to 1. तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ रिपोज का और एक एग्जांपल ये है कि आप जब किसी ग्रेन्स के जब हम हीप बनाते हैं, ऐसे क्या बोलते हैं उसको, ढेर जब लगाते हैं तो क्या होता है, या फिर आपने बीच पे अगर कभी देखा हो या घर में भी मिट्टी के या रेत के सैंड के अगर आप क्या बनाते हैं ऐसे ढेर लगाते हैं तो कुछ हाइट तक क्या होगा, वो ऐसे कॉनिकल बनेंगे, उसके बाद वो और हाइट तक नहीं बन पाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसा क्या हुआ, यहाँ पे कॉनिकल ऐसा बना, लेकिन अब इसके ऊपर अगर आप और ग्रेन्स डालोगे या और रेत डालोगे, सैंड डालोगे, राइस हो सकता है, कुछ पल्सेस हो सकती हैं, तो क्या होगा, वो ऐसे बाहर जाके गिर जाएंगी, लेकिन ये इससे ज्यादा हाइट नहीं बढ़ेगी। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, एक मैक्सिमम एंगल तक ही वो हीप जो है अपनी हाइट बढ़ा सकता है, क्योंकि उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जो भी ग्रेन्स डालोगे वो एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएंगे, स्लाइड होके नीचे आ जाएंगे और यहाँ बैठ जाएंगे सारे ग्रेन्स। तो यहाँ पे हमें वही फाइंड आउट करना है कि इफ द वॉल्यूम ऑफ द हीप इज इक्वल टू 22 by 21 meter cube, then find out the height of heap if coefficient of friction is mu. तो हमने मान लिया कि this is the heap of sand, तो ये क्या हो जाएगा, this is r, this is h, this is theta। अब हमें ये गिवन है कि mu इज इक्वल टू कितना है, mu इज इक्वल टू है थीटा। तो यहाँ पे अगेन हमारे पास क्या आएगा, जो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, tan थीटा हमने देखा था एंगल ऑफ रिपोज कितना आता है, tan थीटा इज इक्वल टू म्यू। तो tan थीटा इज इक्वल टू म्यू कितना गिवन है हमें 1, इसका मतलब थीटा क्या आ गया, थीटा इज 45 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। फ्रॉम दिस ट्रायंगल आई कैन राइट tan थीटा इज इक्वल टू h by r, tan थीटा इज इक्वल टू h by r, इट मींस r इज इक्वल टू h। क्लियर है ये चीज। अब हमारे पास वॉल्यूम गिवन है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 pi r क्यूब, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 pi r square h। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 pi r square and h is nothing but r, तो 1/3 pi r cube is equal to 22 by 21 and pi is nothing but 22/7, और ये 7 से 7 into 3 21, ये 22 गया, r cube is equal to आया 1 is equal to h cube, तो h is equal to r is equal to 1। तो if we have अगर आपके पास 22 by 21 मीटर क्यूब वॉल्यूम की सैंड है और अगर आप उसको हीप बनाना चाहो, अगर आप उसका ढेर लगाना चाहो, देन व्हाट विल हैपन, जो ढेर जो बनेगा, दैट कॉनिकल जो आपका स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा, उसकी हाइट होगी 1 मीटर एंड उसकी रेडियस क्या होगी, रेडियस ऑफ बेस, जो कोन का जो रेडियस बनेगा वो रेडियस कितनी होगी 1 मीटर एंड हाइट ऑफ द कोन विल बी 1 मीटर। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। आई होप आपको एंगल ऑफ रिपोज के ये दो एग्जांपल से आपको समझ में आया हो। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज नथिंग बट द एंगल मेड या फिर आप लिख सकते हो द एंगल बिटवीन टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स एंड फ्रिक्शन, द एंगल बिटवीन टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स एंड फ्रिक्शन, द एंगल बिटवीन टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स एंड फ्रिक्शन इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। उसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्यों बोलते हैं वो भी अभी हम देखते हैं। बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, छोटी सी बात है, तो घबराएंगे नहीं, बस 2 मिनट में टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है, इससे लगता है नीचे mg और उस mg की वजह से आ जाता है नॉर्मल, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट सिर्फ नॉर्मल बना लेते हैं। तो यहाँ पे आया नॉर्मल फोर्स। अब अगर एक ब्लॉक आपने डिसाइड कर लिया, उसका मास डिसाइड हो गया, देन नॉर्मल इज फिक्स्ड कि नॉर्मल क्या लगेगा, इतना लगेगा। अगर आप कोई दूसरा फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो नॉर्मल यही लगेगा, n इज इक्वल टू mg। क्लियर है। अब इफ आई स्टार्ट अप्लाइंग अ फोर्स, इसमें हमने एक फोर्स अप्लाई करना शुरू किया एंड जो हम फोर्स एंड ब्लॉक इज नॉट मूविंग, हम फोर्स लगाना शुरू कर रहे हैं,
and block is not moving, block is at rest। इसका मतलब क्या होगा, डेफिनेटली F जो होगा वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन से कम होगा, तभी तो ब्लॉक क्या है, रेस्ट में है। तो पहले मैंने फोर्स लगाया मान लो F1, ठीक, इधर मैंने फोर्स लगाया और उसकी वजह से फ्रिक्शन आया F1, तो तब क्या होगा, F will be equal to F1 क्योंकि ब्लॉक नहीं चल रहा है। फिर मैंने फोर्स लगाया F2, यहां से लगा रहे हैं हम। क्या करना है मुझे, ये नॉर्मल है, ये फ्रिक्शन है, तो मैं क्या कर रही हूँ, आई एम जस्ट एडिंग टू वेक्टर्स, नॉर्मल एंड फ्रिक्शन, नॉर्मल एंड फ्रिक्शन, नॉर्मल एंड फ्रिक्शन। तो अब पहले नॉर्मल तो सेम ही है सारे केस में, लेकिन फ्रिक्शन हम क्या कर रहे हैं, F1, F2, F3, फ्रिक्शन की वैल्यू हम बढ़ाते जा रहे हैं, फ्रिक्शन की वैल्यू हम बढ़ाते जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, F1, ये मैंने लगाया F2 और ये F3, तो दिस इज F1 पहले छोटा था, मतलब फ्रिक्शन पहले छोटा था, फिर फ्रिक्शन बड़ा हो गया, फिर फ्रिक्शन और बड़ा हो गया, ठीक, दिस इज F3। तो अब नॉर्मल टोटल कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल एंड फ्रिक्शन। तो फर्स्ट केस में क्या आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, दिस इज द रिजल्टेंट इन फर्स्ट केस, दिस इज द रिजल्टेंट इन सेकेंड केस, एंड दिस इज द रिजल्टेंट इन थर्ड केस, ठीक है। तो पहले क्या था, एंगल बिटवीन टोटल कांटेक्ट फोर्स एंड नॉर्मल, एंगल बिटवीन, मैंने यही लिखाया है ना, एंगल बिटवीन दिस फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज नथिंग बट एंगल बिटवीन टोटल कांटेक्ट फोर्स एंड नॉर्मल। अगर मैंने फ्रिक्शन लिखाया हो तो उसको नॉर्मल कर लेंगे। एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज एंगल बिटवीन टोटल कांटेक्ट फोर्स एंड नॉर्मल, टोटल कांटेक्ट फोर्स इन एंड नॉर्मल। तो यहाँ पे क्या है, पहले था एंगल ये, θ1 बोल दो इसको, फिर एंगल था ये, इसको θ2 बोल दो, और फिर एंगल था ये, इसको थीटा ट्रिपल डैश बोल दो, थीटा डैश एंड थीटा डबल डैश, ठीक है। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि एज यू आर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, एज यू आर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, द एंगल बिटवीन टोटल कांटेक्ट फोर्स, ये क्या है, टोटल कांटेक्ट फोर्स, रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल, रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल, रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल। तो एज यू आर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, द एंगल बिटवीन टोटल कांटेक्ट फोर्स एंड नॉर्मल इज इंक्रीजिंग। आपने जब इसको बढ़ाया तो एंगल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो हमने ये जो एंगल बिटवीन टोटल कांटेक्ट फोर्स एंड नॉर्मल, इट इज इंक्रीजिंग विद द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। इफ यू आर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, angle of friction is increasing, या angle between contact force and normal force is increasing, that's why we call it angle of friction, because ये friction पे डिपेंड कर रहा है। नॉर्मल तो कांस्टेंट है, ये फ्रिक्शन पे डिपेंड कर रहा है, फ्रिक्शन बढ़ा रहे हो तो एंगल बढ़ रहा है। क्लियर है ये चीज। तो यहाँ पे हमारे पास जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है वो क्या आता है, अब जैसे ये tan थीटा लिखा है तो क्या आएगा, ये tan थीटा इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, क्या आएगा, फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय नॉर्मल। तो मैक्सिमम जो हमारे पास एंगल ऑफ फ्रिक्शन आ सकता है वो क्या आ सकता है, मैक्सिमम एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू मैक्सिमम एफ मैक्स tan इनवर्स एफ मैक्स डिवाइडेड बाय n, which is equal to tan inverse mu n divided by n, which is equal to tan inverse mu। क्या हो सकता है, ये आता है आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना आएगा, tan इनवर्स mu, मैक्सिमम एंगल ऑफ फ्रिक्शन हो सकता है tan इनवर्स mu। तो ये हमारा एंगल ऑफ रिपोज एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन का कंसेप्ट हो गया। तो आई होप आपको क्लियर है। जो भी आपके डाउट हैं वो आप पोस्ट करते रहेंगे, वो डाउट्स हम लोग बिल्कुल सॉल्व करते रहेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, सारे नोट्स अच्छे से बनाएंगे और खूब मेहनत करेंगे। थैंक यू।